हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत ये हमारी इकोनॉमी की बुक सीरीज है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 7 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 8 है। इसमें हम देखेंगे शेयर मार्केट से संबंधित वो कौन सी शब्दावलियाँ हैं जो आमतौर पर यूपीएससी में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है शब्दावलियाँ। बेसिकली होता क्या है कि कई बार यूपीएससी ट्रेडिशनल में शब्दावलियों को लेकर प्रश्न पूछ देती है। इसके अलावा जब आमतौर पर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो आपको ऐसी शब्दावलियों का पता होना काफ़ी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह आम बोलचाल की शब्दावलियाँ हैं और आप एक यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, तो सामान्य तौर पर इन्हें आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में शेयर मार्केट से संबंधित कई सारे प्रोविजंस को पढ़ लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे काफ़ी सारी शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो पहली शब्दावली है हमारी बुल। आपने हमेशा सुना होगा बुल और बियर। तो बुल क्या होता है? बुल का सामान्य अर्थ होता है तेजड़िया। तेजड़िया का क्या मतलब? तेजड़िया का मतलब होता है कि यह एक खरीदार होता है जो भविष्य में कीमतें बढ़ने की आशा रखता है। किस चीज़ की कीमतें और किस चीज़ का खरीदार? आपके मन में ये प्रश्न आया होगा। तो बेसिकली ये खरीदार होता है किस चीज़ का? शेयरों का। जैसे किसी कंपनी ने अपने शेयर जारी किए, तो प्राथमिक बाजार के बाद जब वो शेयर द्वितीयक बाजार में आते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में आते हैं, तो होता क्या है कि कई बार जो लोग शेयर परचेज करते हैं, उनका मन उस कंपनी से भर जाता है। तो वो क्या करते हैं? अपने शेयर को बेचते हैं या तो फिर दूसरे की कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं। क्लियर? तो जो व्यक्ति दूसरे की कंपनी के शेयर को परचेज करता है, कोई भी व्यक्ति दूसरे की कंपनी के शेयर को क्यों परचेज करेगा? इसीलिए तो करेगा कि ताकि भविष्य में उसकी कीमतें बढ़ें। और अगर भविष्य में उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। और यही प्रॉफिट और लॉस का ही तो बिजनेस है शेयर मार्केट। क्लियर? जैसा कि इस समय आप देखेंगे कि कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सेल मिल रही होगी, चाहे आप वो मोबाइल फ़ोन परचेज करें या कोई गिफ्ट वगैरह परचेज करें। तो ऐसा क्यों? तो कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग अकाउंट के माध्यम से वहाँ की वस्तुओं को परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो वहाँ से सस्ती वस्तुएं परचेज कर लेंगे और जिस दिन सेल ख़त्म हो जाएगी उस दिन मार्केट में उसके प्राइस हाई होंगे, तो हम क्या करेंगे? उसमें 100-200 रुपये का प्रॉफिट लेके उसे मार्केट में बेच देंगे। इससे क्या होगा कि अभी जब हर व्यक्ति इन सामानों को परचेज कर रहा होगा, तो क्या होगा कि उसके भाव बढ़ने की बजाय उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयर अपने आप चढ़ने लगेंगे, यानी कि बढ़ोतरी होने लगेगी। और इसी बढ़ोतरी को सामान्य शब्दावलियां में तेजड़िया कहा जाता है। क्लियर? यानी कि किसी कंपनी के शेयर जिनकी भविष्य में कीमत बढ़ने वाली होती है, उन्हें परचेज करने वाले व्यक्ति को तेजड़िया कहा जाता है। क्लियर? चलिए, दूसरा हमारा शब्द है मंदड़िया। मंदड़िया का मतलब है बियर। आपने हमेशा बुल के साथ में बियर का वर्ड सुना ही होगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें देखते होगे एक भैंसे की आकृति दिखाई जाती है, वो जब नीचे होता है, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बुल की शब्दावली यहाँ से ली गई। और बियर की भालू की आप देखोगे बिल्कुल वो सुस्त दिखाया जाता है। क्लियर? तो ये इसीलिए हमेशा शेयर मार्केट की जब आप इमेजेस देखते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे बुल और बियर का चित्र क्यों दिखाया जाता है। ठीक? बियर का क्या मतलब? बिल्कुल उसी के विपरीत है बुल के। बियर में क्या होता है कि ये बेचने वाला व्यक्ति होता है। क्या बेचने वाला? शेयर। अपने शेयर इसलिए बेचता है क्योंकि इसे ये लगता है कि फ्यूचर में हमारे शेयर के दाम कम हो जाएंगे। क्लियर? तो अर्थात शेयर के दामों के घटने की आशंका को देखते हुए जो पर्सन शेयर बेचता है वो बियर कहलाता है। क्लियर? और बुल तो आपको कंफर्म पता ही है। चलिए, फिर आता है स्टैग। स्टैग का क्या मतलब? स्टैग का मतलब है कि प्राथमिक पूंजी बाजार में जो निवेशक खरीदारी करता है उसे स्टैग कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस पार्ट्स में कि मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी इस्टेब्लिश की और आपने पहली बार जो शेयर जारी किए, तो उन पहली बार शेयर को जिस पर्सन ने परचेज किया
उसे ही कहा जाता है स्टैग। क्लियर? ये उतना इम्पोर्टेंट हालांकि है नहीं। आपको ये चीज़ें क्लियर हुई? चलिए फिर अगला हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम आपसे कह रहे थे कि हम इसे आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, वो क्या है? बॉन्ड एंड डिबेंचर। हो सकता है यूपीएससी आपसे कंपैरिजन से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले कि आप इन दोनों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के रूप में बताएं कि बॉन्ड और डिबेंचर क्या होते हैं। क्लियर? तो आपको पता हो दोनों शब्द द्वितीयक बाजार में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, यानी कि ये प्राथमिक बाजार का पार्ट नहीं है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, बॉन्ड व जो डिबेंचर होते हैं ये दोनों को दोनों ऋण पत्र होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार को अगर कोई चीज़ जारी करनी है तो बॉन्ड के माध्यम से करती है, और कोई कंपनी अगर जारी करती है ऋण पत्र तो उसे डिबेंचर कहा जाता है। क्लियर? अब देखते हैं इनके प्रोविज़न को लेकर। इंटरेस्ट रेट के आधार पर अगर हम बात करें तो बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम मिलती है, जबकि डिबेंचर में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलती है। कहने का मतलब भाई बॉन्ड में सिक्योरिटी ज़्यादा है, आपको भारत सरकार के द्वारा जारी की जा रही है, तो इसलिए उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगी। लेकिन डिबेंचर में आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा जारी की जाती है। जैसे आप में से हो सकता है कई सारे लोग, या तो आपका अकाउंट होगा या तो आपके माता पिता का, कि आप लोग अगर बैंक में पैसा जमा करते हो और फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम मिलता है अपेक्षाकृत अगर आप डाक विभाग में पैसा अपना जमा करते हो, या फिर आप में से कई सारे लोग सहारा में या एलआईसी में अपना पैसा जब इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देती है अपेक्षाकृत कोई केंद्रीय बैंक के। क्यों? क्योंकि एलआईसी या अन्य जो एनबीएफसीज होती हैं वो आपको इसीलिए पैसा ज़्यादा देती हैं क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी का कम प्रोविज़न होता है, उतना नहीं जितना आप सेंट्रल बैंक को जितना आप डाक विभाग को या सेंट्रल बैंक को देखोगे। क्लियर? तो ये बातें आपको क्लियर हुई कि इंटरेस्ट रेट के आधार पर बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट कम होती है, जबकि डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे विपरीत घुमा सकता है कि बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है और डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट कम होती है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये गलत हो जाएगा। ठीक, फिर है हमारा जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पीछे, जीरो कूपन बॉन्ड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे भेल वगैरह द्वारा, अन्य सभी बड़े उद्योग घराने भी शामिल हैं। ठीक, खास तौर पर वही डिबेंचर को सभी कंपनियां व उद्योगों द्वारा जारी किया जाता है जो नए उद्योगों के द्वारा जारी हैं। इस लाइन का क्या मतलब? देखिए, इस लाइन का मतलब है कि बॉन्ड को जारी की जाती है सरकार के द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा। क्लियर? लेकिन जो बड़े उद्योग घराने हैं वही खासतौर पर डिबेंचर को जारी करते हैं। क्लियर? विशेषतः किस चीज़ के लिए? जब उन्हें कोई नया उद्योग इस्टेब्लिश करना होता है। देखिए, जो इस उद्योग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं उनके लिए थोड़ा ना कोई जारी करेगा। आपने देखा होगा कि अभी रिलायंस ने कुछ वर्षों पहले जियो के फील्ड में एंट्री की, और अभी सुनने को मिल रहा है कि वो मॉल की फील्ड में एंट्री करने वाले हैं। तो अब अगर उन्हें मॉल के संदर्भ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो आपसे डिबेंचर के रूप में पैसा परचेज करेंगे। क्लियर? या फिर शेयर के रूप में। तो इसी चीज़ को कहा जाता है कि नए उद्योगों के इस्टेब्लिशमेंट के लिए डिबेंचर जारी किए जाते हैं। क्लियर? चलिए, फिर है कि बॉन्ड में जो रिस्क फैक्टर होता है वो काफ़ी कम होता है। मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्ड के क्यों रिस्क फैक्टर कम होता है, क्योंकि इसे भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इसीलिए इसमें खतरा कम होता है। जबकि डिबेंचर में रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, हो सकता है कि कंपनी डूब जाए। आपने सुना होगा पिछले कई वर्षों में सुब्रत राय सहारा की कंपनी को लेकर, या फिर आपने पीएसएल कंपनी को लेकर कि ये डूब रही थी। क्यों डूब गई? इसीलिए क्योंकि लोगों से जब डिबेंचर के रूप में इन्होंने पैसा परचेज किया तो वो रिस्क काफ़ी उसमें था, लेकिन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट की लालच में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिस कारण अभी कुछ लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया। समझ रहे? इसीलिए बॉन्ड के बारे में कहा जाता है कि आप बॉन्ड परचेज करो अपेक्षा करो डिबेंचर के। ठीक, बॉन्ड वाले लोगों को पहले उधारी चुकाई जाएगी, जबकि डिबेंचर वालों को दूसरी प्रायोरिटी मिलती है। मतलब एक तरीके से वही है कि अगर आपके पास पास है तो आप गणतंत्र दिवस में काफ़ी आसानी से जा सकते हो,
लेकिन अगर आपके पास डिबेंचर है यानी कि पास नहीं है तो आपकी चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होगी और हो सकता है आपको लेट जाना पड़े। क्लियर? कहने का मतलब कि अगर आपने बॉन्ड परचेज किया है और किसी ने डिबेंचर परचेज किया है, आप दोनों लोग उस काउंटर पर गए हो कैश कराने के लिए, तो जो काउंटर का मैनेजर होगा वो कहेगा कि सर बॉन्ड वाले फर्स्ट, डिबेंचर वाले सेकंड स्तर पर। क्लियर? तो ये बातें आपको क्लियर हुई। फिर है प्रायोरिटी इन रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कहने का मतलब अगर आप रीपेमेंट करते हो तरलता से संबंधित तो वहाँ पर बॉन्ड को प्राथमिकता प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? चलिए, फिर है हमारा बॉन्ड की जो अवधि होती है वो काफ़ी कम होती है अपेक्षाकृत डिबेंचर के। मतलब बॉन्ड आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल के लिए होते हैं, लेकिन डिबेंचर आपसे 20 25 30 ऐसे वर्षों के लिए किए जाते हैं। आपने LIC वगैरह जब देखी होगी तो आप जब LIC वगैरह करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको 15 साल बाद 20 वर्षों के बाद पैसा मिलेगा अगर आपकी LIC फुल हो गई मैच्योरिटी। तो ये इसीलिए है, जबकि बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड में आप 5 साल के लिए कर सकते हो, 10 साल के लिए कर सकते हो। गवर्नमेंट को जिस हिसाब से प्रोजेक्ट की पैसे की लागत चाहिए होती है उस हिसाब से वो करता है। क्लियर? फिर डिबेंचर कई टाइप के होते हैं कि फुली कन्वर्टेड, कहने का मतलब आप डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो। फिर है पार्सली कन्वर्टेड, आप उसे पार्सली रूप से कन्वर्टेड कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल, आप उसे नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब क्या है इनका? मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 30 वर्षों के लिए कोई एक डिबेंचर परचेज किया, तो कुछ डिबेंचर ऐसे होंगे जिन्हें आप पूरी तरह से कह सकते हो भैया हमें 30 वर्ष अब नहीं चाहिए, आपने 5 साल अगर कर लिया आप कह सकते हो भैया इसे आप बदल दो। पार्सली कन्वर्टेबल का मतलब कि ठीक है भैया आप हमें इतना आधा पैसा दे दो और आधे पैसे को आप डिबेंचर के रूप में रखो फिक्स के रूप में। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब कि 30 साल का है तो 30 ही साल में मिलेगा, आप 29वें साल पैसा नहीं ले सकते हो। हालांकि आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे इतना ये नहीं पूछेगा। ठीक। अब हमारा आता है कि यानी आप इन्हें शेयर में भी बदल सकते हो डिबेंचर को। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि कई बार आपने अगर कंपनी में डिबेंचर परचेज किए हैं तो क्या हो सकता है कि आप अपने डिबेंचर को चाहो तो शेयर में भी तब्दील करा लो। मतलब कि आपने कंपनी से ऋण पत्र के रूप में लिए पैसे और आपको लग रहा है कि आपको कंपनी में अब शेयर चाहिए, तो ये हो सकता है कि आपके उन डिबेंचर को कंपनी शेयर में तब्दील कर दे। और जब तब्दील करेगी तो कई सारी कंडीशन में हो सकता है आपके पूरे डिबेंचर को तब्दील कर दे, हो सकता है कम को तब्दील कर दे, हो सकता है कि बिल्कुल ही ना करे। ये डिपेंड करता है कि जिस वक्त आपने डिबेंचर परचेज किया तो आपने किस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया है। क्लियर? चलिए, फिर लास्ट है हमारा शेयर का क्या मतलब होता है। मैंने ऑलरेडी कई बार आपको ये चीज़ बता दी कि शेयर का मतलब होता है अंश यानी कि हिस्सा, यानी कि कंपनी में आपका हिस्सा। क्लियर? जब आप शेयर परचेज करते हो, भले आप 1,000 रुपये की कंपनी में 1 रुपये का शेयर परचेज करते हो, लेकिन वो आपका 1 रुपये का हिस्सा वहाँ पे बनता है। यानी कि बोर्ड अगर कोई भी डिसीजन लेगा तो उसमें आपका 1 रुपये के हिसाब से डिसीजन मान्य होगा। क्लियर? जबकि बॉन्ड या डिबेंचर केवल ऋण पत्र होते हैं, इसमें आप कंपनी के ना तो अंश होते हैं और ना ही कंपनी के मालिक। क्लियर? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति बॉन्ड या डिबेंचर परचेज करता है तो वो कंपनी का मालिक हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड और डिबेंचर केवल ऋण पत्र हैं। मान लीजिए आप लोग हो, आप में से हो सकता है कोई पर्सन कंपनी स्टैब्लिश करना चाहे और वो हमारे पास आए कि सर आप अपने पैसे कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो हम आपसे पूछेंगे आप हमसे पैसे किस रूप में लोगे। आपने कहा कि सर आप हमें डिबेंचर के रूप में पैसा दे दीजिए। ठीक, आपने डिबेंचर क्यों कहा? क्योंकि आप गवर्नमेंट तो हो नहीं, तो आपने डिबेंचर के रूप में मुझसे कहा, मैंने आपको 100 रुपये डिबेंचर के रूप में दे दिए। अब आप 100 रुपये ये ले गए, लेकिन आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, आपकी कंपनी मुनाफे में चल रही है, आपकी कंपनी की पॉलिसियां सही नहीं है। मैं इन पॉलिसियों में, इन घाटे और प्रॉफिट में दखल नहीं दे सकता। मैं आपको कॉल करके ये नहीं कह सकता कि भाई साहब आप अपनी कंपनियों की ज़रा पॉलिसी ठीक करिए नहीं तो मेरा पैसा डूब जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मैंने आपको डिबेंचर के रूप में पैसे दिए हैं और डिबेंचर का मतलब ही है कि आप मुझे 5 साल 20 साल बाद पैसा दोगे। 20 साल पहले आप क्या कर रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे बस अपने उस 20 वर्ष में पैसे चाहिए। क्लियर। लेकिन आप शेयर जब परचेज करते हो वहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी गड़बड़ाती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। और यही कारण है कि चाहे सहारा इंडिया हो या फिर पीएसएलवी से संबंधित हो, पीएसएल में क्या हुआ, पल्स कंपनी में यही तो हुआ कि आपने शेयर नहीं परचेज किए थे, आपने उनके डिबेंचर परचेज किए थे। और जब कंपनी डूबने लगी तब आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप आज भी इसी कॉन्फिडेंस में हो कि अरे पैसा तो हमारा मिल जाएगा। आप कई सारे सहारा वालों से, आप कई सारे डिबेंचर वालों से या पल्स की कंपनी वाले जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उनसे मिलेंगे तो वो यही कहेंगे, अरे भाई मेरा पैसा मिलेगा, आप क्यों चिंतित हो। क्यों? क्योंकि उनको जो भरोसा दिया गया है वो 20 साल 25 साल का दिया गया और वो अभी हुआ नहीं, जबकि शेयर के रूप में तो कंपनी डूब चुकी है। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखिए कि बॉन्ड और डिबेंचर में आपको कंपनी की हिस्सेदारी नहीं मिलती, जबकि शेयर में आप कंपनी के आंशिक मालिक होते हो जितने आपने शेयर परचेज किए हैं। इसीलिए आप देखोगे हमेशा न्यूज़पेपर में घटना आती है कि भारत सरकार ने अपने इतने परसेंट शेयर बेच दिए, मतलब अपनी हिस्सेदारी बेचती है। भारत सरकार ने अपने 51% शेयर खरीद लिए या 49% शेयर बेच दिए। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि आप उन डिसीजंस में कितना अपने आप को मेंटेन रख सकते हो। क्लियर। चलिए, फिर आता है कि आप जब शेयर मार्केट में जब शेयर परचेज करते हो या शेयर आप बेचते हो तो होता क्या है, उससे संबंधित, उस मार्केट से संबंधित एक बही खाते की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, कि ये पता चले कि आज आपने इस कंपनी से शेयर खरीदा है, कल आपने उस कंपनी को शेयर बेच दिया, परसों आपने फिर दूसरे से खरीदा, नरसों आपने फिर किसी को बेच दिया। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपका वहाँ पे एक अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, तो वहाँ पे आपका एक अकाउंट होता है ना, उसी बेस पे तो आप अपनी पोस्ट को शेयर करते हो। तो यही चीज़ है कि आप जब किसी फ्रेंड को अपनी पोस्ट टैग करते हो या कोई चीज़ परचेज करते हो या कोई फ़ोटो शेयर करते हो, तो बेसिकली किससे होता है, वो आपके अकाउंट से होता है। और आपके उस अकाउंट को मैनेज कौन करता है? या तो गूगल करता है, या तो फेसबुक करता है, या तो ट्विटर करता है। उसी तरीके से शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हो, शेयर बेचते हो, तो उन अकाउंट को जो मैनेज करता है उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। क्लियर। और इनका मैनेजमेंट कौन करता है? सेबी के द्वारा। अर्थात अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा, शेयर परचेज करने हैं, शेयर बेचने हैं, तो आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कराएंगे। डीमैट का मतलब डीमैटेरियलाइजेशन। अर्थात पहले क्या होता था, 1996 से पहले शेयर की खरीदारी एक कागज़ के आधार पर होती थी और शेयर के लिए कागज़ बाद में डिजिटल रूप में बदल गया। मतलब पहले क्या होता था कि शेयर जैसे आपको परचेज करना है तो आपको एक इतना बड़ा पेपर मिलता था। अब आपको पुरानी फिल्में अगर याद आ रही हों तो याद करिए कि जो साहूकार होते थे, साहूकार को ही आप ले लीजिए, या बड़े बड़े जो उद्योगपति होते थे, उनके घर में जब चोर चोरी करता था तो क्या करता था, इन्हीं पेपर को या इन्हीं बॉन्ड्स को चोरी करता था, या इन्हीं शेयर को चोरी करता था। क्यों? या आपने एक मूवी देखी होगी डॉन, अमिताभ बच्चन की पुरानी, उसमें क्या है, उसमें अमिताभ बच्चन के पास जो डायरी होती है बेसिकली उसी में तो सबके अकाउंट वगैरह लिखे होते हैं, सबके जितने भी दुश्मन होते हैं सबका। वो इसी चीज़ को दिखाता है कि उस समय डिजिटलाइजेशन इतना नहीं था। क्लियर। तो इसीलिए अब डिजिटलाइजेशन जब हो गया है तो वो जो ओरिजिनल कागज़ होते हैं, जैसे आप में से कई सारे लोगों ने अगर प्रॉपर्टी परचेज की होगी तो आप जब रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हो तो आपको इतने बड़े बड़े स्टाम्प पेपर परचेज करने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी परचेज की तो आपको उसमें लगभग 1 से 2 लाख के स्टैम्प लग जाते हैं। ये स्टैम्प आपके ओरिजिनली होते हैं। ठीक, ये ओरिजिनल स्टाम्प आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल तो जाते हैं, लेकिन इन्हीं की एक कॉपी ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्राइज होकर रख ली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इन फ्यूचर में कोई भी पर्सन आपकी ज़मीन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न करे तो रजिस्ट्रार ऑफिस को ये पता रहे कि हाँ, आपने जो भूमि परचेज की है वो सही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कागज़ हैं। या आप अपने घर में अगर इन ओरिजिनल कागज़ को लेकर गए और वो जल गए या भीग गए किसी कारणवश, तो आप वहाँ से जाके पुनः अपनी डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हो। समझ रहे?
तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डीमैट अकाउंट ओपन किया गया और इसमें यही किया जाता है कि आपकी ओरिजिनल कॉपी को डिपॉजिटरी में जमा कर दिया जाता है और आपको एक डुप्लीकेट कॉपी दी जाती है। आप में से अगर कई सारे लोग बिजनेस करते होंगे तो आपने देखा होगा जब आप बिल काटते हो तो 3 से 4 प्रकार के आप बिल काटते हो। आप एक बिल काटते हो पिंक कलर में, एक येलो कलर में, एक वाइट कलर में। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि अगर एक भी कॉपी आपकी खो जाए तो आप कार्बन कॉपी के रूप में बाकी 3 का उपयोग कर सको। वही चीज़ डिपॉजिटरी में होता है। इसमें क्या होगा कि 2 डिपॉजिटरियाँ बनाई गई हैं, एक NSDL यानी कि नेशनल लेवल पे, दूसरी CDSL यानी कि स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी उन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सेव करके रख दिया जाता है ताकि जब आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े या कभी ऐसी प्रॉब्लम आए कि आपके जो अकाउंट्स हैं या आपके जो शेयर हैं वो जाली हैं तो उनको यहाँ पे चेक किया जा सके। क्लियर? सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड लोग कंपनी को यह अधिकार दिया गया। कहने का मतलब उन्हीं लोगों के अकाउंट्स वहाँ पे चलते हैं जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और कंपनी जो इतनी भी होती हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो अपनी डिपॉजिटरी या अपने डॉक्यूमेंट्स इन डिपॉजिटरी में रख सके। NSDL का क्या मतलब? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL का मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। क्लियर? इस तरीके से आपने इन्हें कंप्लीट किया। फिर है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या मतलब? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या मतलब? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि वह अधिकृत पूंजी जो किसी कंपनी को शेयरों के द्वारा प्राथमिक बाजार से राशि की उगाही की अनुमति होती है। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपकी कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी मान लीजिए आपने बनाई, उस कंपनी को आपने सोचा कि हम 10,000 रुपये इस कंपनी के लिए मार्केट से उठाएंगे या 10,000 रुपये हम मार्केट से बोरो करेंगे। क्लियर? लेकिन जब आप सेबी के पास गए तो सेबी ने आपसे क्या कहा कि भाई साहब, आपकी कंपनी को उसने गौर से देखा और उसको लगा नहीं भाई साहब ये 10,000 रुपये तक की तो कंपनी नहीं है। सेबी ने आपसे कहा कि आप 8,000 रुपये ही कंपनी के लिए अपनी बोरो कर सकते हो। क्लियर? मार्केट से आप कितने बोरो कर सकते हो? केवल 8,000। तो जो सेबी आपको ऑथराइज कर रही है कि आपके पास अथॉरिटी केवल 8,000 रुपये की बोरो करने की है, उसे ही कहा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर? यानी कि आपकी इच्छा कितनी थी? 10,000, लेकिन आपने को करने के लिए कितना कहा गया? 8,000। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी घटना के चक्कर में सुब्रत राय सारथ जेल में है। क्यों? क्योंकि उनसे कहा गया था कि आप इतने करोड़ रुपए ही मार्केट से परचेज कर सकते हो, बट उन्होंने सेबी से भी ज़्यादा उनकी रिकमेंडेशन के पैसे की उगाही कर ली, जिसका हिसाब वो आज तक नहीं दे पा रहे। इसी चीज़ को लेकर तो विवाद है कि उन्होंने ऑथराइज कैपिटल काफ़ी ज़्यादा परचेज कर ली। क्लियर? तो अब आपने ऑथराइज कैपिटल समझ लिया कि मार्केट से वो पूंजी जो एक कंपनी को उगाही करने के लिए अनुमति के तौर पर दी जाती है, ये हो गई ऑथराइज कैपिटल। दूसरा देखिए, दूसरा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में क्या होता है कि ये होती है अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसके लिए कंपनी कोई शेयर जारी करती है। बिल्कुल देखिए एक दूसरे से सब रिलेटेड हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। मान लीजिए अभी हमने क्या पढ़ा कि 10,000 रुपये हमें चाहिए थे, ठीक है, लेकिन हमें कितने रुपए के ऑथराइज मिला? 8,000 रुपये का। क्लियर? अब क्या हुआ कि इन 8,000 रुपये के लिए कंपनी ने जो शेयर जारी किए, मान लो इन 8,000 रुपये के लिए कंपनी ने कितने शेयर जारी किए? 800 रुपये। 800 शेयर मान लीजिए कंपनी ने जारी कर दिए, ठीक। 800 कंपनी ने अगर शेयर जारी कर दिए तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा इशूड कैपिटल। क्लियर? समझ गए इतना? या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि 8,000 रुपये कंपनी के लिए आए कि आप 8,000 रुपये के पैसे का मार्केट से बोरो कर सकते हो, लेकिन कंपनी ने 5,000 रुपये के शेयर जारी कर दिए। तो ये जो 5,000 रुपये हैं इन्हें आप कहोगे इशूड कैपिटल। क्लियर? अब यहाँ पे याद रखना 5,000 आपके इशूड कैपिटल हैं, क्योंकि इसी का अगला टर्म आपको इसी से संबद्ध मिलेगा। अगला टर्म है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। जैसा कि अभी आपने पढ़ा ना इशूड कैपिटल, इसी का अगला चरण है सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें क्या होता है
कि आपने जो पैसा इशूड किया था, क्लियर, उस इशूड पैसे को कितने लोगों ने पेड अप कर दिया या कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये इशूड किए थे, क्लियर। अब उस 5,000 रुपये में 4,000 रुपये कोई लोगों ने इस सब्सक्राइब किया, तो हम इस तरीके से कहेंगे ये जो रकम है इसको सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाएगा। अब जिन लोगों ने इसे इशूज किया, आवेदन किया, ठीक, अब उस आवेदन में भी कितनों ने आपको पैसा दे दिया, कितनों ने अभी आपको पैसा नहीं दिया। जैसे होता है ना कि आप कोई जॉब भरते हो, जॉब के लिए एप्लीकेशन, तो दो तरीके की होती है। एक होता है कि आपने उस एप्लीकेशन फुल कर दिया, दूसरा होता है कि उस एप्लीकेशन के बाद आपकी जॉब लग गई, क्लियर। तो इसी को हम अंतराल के रूप में कहते हैं पेड अप और नॉन पेड अप। आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको पता हो कि हाँ पेड अप और नॉन पेड अप का क्या मतलब होता है, क्लियर। चलिए, अब हमारा अगला है प्रीमियम शेयर। प्रीमियम शेयर का क्या मतलब, नाम से ही समझ में आ रहा, प्रीमियम अर्थात जब कोई कंपनी अपने शेयरों को अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर बाजार में बेचती है तो इसे प्रीमियम शेयर कहते हैं। अब आप बताइए, सिर्फ थिंकिंग कीजिए, ऐसी कौन सी कंपनी होगी या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसका बाजार में अंकित मूल्य से भी ज़्यादा मूल्य पर कोई प्रोडक्ट बिक जाए। तो वो कौन सी कंपनी हो सकती है, वो वही कंपनी होगी जिसकी डिमांड या जिसके प्रोडक्ट पर लोगों को भरोसा ज़्यादा है। अर्थात हमने पढ़ा था सेंसेक्स में कौन सी 30 कंपनियां होती हैं, ब्लू चिप कंपनियां, यानी कि प्रीमियम शेयर उन्हीं के होंगे जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, लाइक फेसबुक, अडानी, विल्मर, अंबानी, इन सब लोगों के शेयर होंगे, क्लियर। आप देखिए कि फेसबुक ने जब अपने शुरू में शेयर लॉन्च किए होंगे, शायद आप लोगों को ना पता हो, तो आप देखेंगे कि उसके शेयर काफ़ी कम दाम के रहे होंगे, 200 रुपये, 300 रुपये, इस स्तर पे। क्या आपको लगता है आज आपको शेयर 200 रुपये, 300 रुपये में फेसबुक के मिल सकते हैं? किसी भी हाल में नहीं मिलेंगे। आप में से शायद कई सारे लोगों ने पिछले वर्ष की करंट न्यूज में आपने देखा होगा कि यस बैंक के शेयर 400 रुपये थे, फिर अचानक उसके शेयर 200 रुपये हुए, उसके अगले दिन 120 रुपये और फिर 16 रुपये पर आकर सिमट गए। मतलब कि शेयर कितनी तेजी से गिरे। लेकिन आप वहीं पे देखोगे कि स्टेट बैंक के शेयर बढ़ने लगे। या फिर आप इस तरीके से देखो, अभी हाल ही में व्हाट्सएप की जब पॉलिसी आई तो व्हाट्सएप के शेयर मार्केट में गिरने लगे, लेकिन टेलीग्राम के शेयर मार्केट में बढ़ने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा टेलीग्राम पे होने लगा और ये लगा कि हाँ टेलीग्राम उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। वही चीज़ ब्लू चिप कंपनियों को लेकर होती है कि उनके जो शेयर होते हैं वो प्राइस में तो जितना लिखा है उतना लिखा है, लेकिन वो अंकित मूल्य से अधिक पर बिकते हैं। जैसे आप जब कोरोना के टाइम पीरियड पर होंगे तो आपको कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी परचेज करने पड़े होंगे जो मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा थे या प्रिंट रेट से भी काफ़ी ज़्यादा पे मिले। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों की डिमांड ज़्यादा थी, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा होता है। चलिए, फिर है हमारा अगला पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस का क्या मतलब? प्रेफरेंस नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि प्रेफरेंस देना, मतलब कुछ लोगों को किस चीज़ पे, ये भी प्राथमिक बाजार में जारी शेयर होते हैं। यानी कि ये प्राथमिक बाजार का मतलब आप समझ गए ना, पहली बार जो शेयर जारी किए जाएंगे। ऐसे शेयर होते हैं जिस पर निवेशक केवल लाभ के अधिकारी होते हैं, यानी इन्हें वोटिंग का राइट नहीं होता। मतलब आप जैसे कई टाइप के शेयर पढ़ते हो, आगे आप पढ़ोगे इक्विटी शेयर भी, तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि आपको बस प्रॉफिट मिलेगा। आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि हम कौन सा कंपनी में डिसीजन लेंगे या कंपनी के बोर्ड मेंबर कैसी अपनी पॉलिसीज़ बना रहे, आप इस पर वोटिंग नहीं दे सकते हो, क्लियर। आपको बस अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, लॉस से भी नहीं मतलब। कंपनी का लॉस होगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा, तो आप प्रेफरेंस शेयर के अंतर्गत गिने जाओगे, क्लियर। ये पहला प्रेफरेंस रखेंगे लाभ की प्राप्ति में। कभी भी मान लीजिए अगर कंपनी को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो होगा क्या कि इन लोगों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा कि अच्छा 10 रुपये आपको उनको दिए जाएंगे जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमने कई सारी शब्दावलियों का अध्ययन किया। अगले पार्ट में जो शब्दावलियाँ रह गई हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आपको पार्ट्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कई अन्य शब्दावलियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।